Assalamu alaikum and welcome to the second part of perception and consumer behavior, which is a factor of internal influences which determines the consumer behavior. हमने perception को define किया था as an intellectual process of transforming sensory stimuli to meaningful information. यानी जो कुछ आप देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, टच करते हैं, वो चीज़ें जो आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है, वो एक स्टिमुलाई हैं, ठीक है। उनकी जो इन्फॉर्मेशन आपका ब्रेन आपके सेंसरी रिसेप्टर्स से होता है, आपकी ब्रेन में जाती है और ब्रेन आपका उनको कोई मीनिंग्स देता है। तो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। और फिर जाहिर है वो जो आप मीनिंग देते हैं, वो जो आप उसको इंटरप्रेट करते हैं, उस इंटरप्रिटेशन के बाद आप उसकी कोई जजमेंट करते हैं। तो ये जो हमारे पास डायग्राम है, एक्सपोजर, अटेंशन, ये हमने इसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। और उसके बाद जब हमारा आज का टॉपिक जो हम जिसे स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंटरप्रिटेशन, ठीक है। जो हम चीज़ों को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। सो इंटरप्रिटेशन ऑब्वियसली परसेप्शन प्रोसेस कंप्लीट तभी होता है जब हम चीज़ों को कोई मीनिंग दें। जो हमें सेंसेशंस रिसीव हो रही हैं उनको हम मीनिंग दें, ठीक है। और वो हम किस तरह मीनिंग देते हैं, वो हम उनको किस तरह बारे में सोचते हैं, ऑब्वियसली वही जैसे हमने अटेंशन में कहा था, बिल्कुल सिमिलरली वो चीज़ें बेस करती हैं स्टिमुलस के करेक्टरिस्टिक पे, उस इंडिविजुअल के करेक्टरिस्टिक पे, एंड अगेन सिचुएशन के ऊपर। तो अटेंशन में भी स्टिमुलस के करेक्टरिस्टिक पे, इंडिविजुअल के करेक्टरिस्टिक पे और सिचुएशन किस तरह की होती है, जैसे हमने डिस्कस किया था, ठीक है, वो चीजें। और इन द सेम मैनर इंटरप्रिटेशन में भी ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो काउंट करते हैं। इंटरप्रिटेशन में कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो हमें कंसिडर करने होते हैं पहले, ताकि हम इंटरप्रिटेशन के प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकें। उसकी वजह यह है कि फिर मार्केटर्स उस चीज़ को सामने रखते हुए अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स जो हैं वो डिज़ाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अ मार्केटर नीड्स टू अंडरस्टैंड कि जो इंटरप्रिटेशन का प्रोसेस है वो एक रिलेटिव प्रोसेस है। रिलेटिव प्रोसेस का मतलब ये है कि हम चीज़ों को उनकी कंपैरिजन में देखते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होता है और फिर हम चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं कि वो जी, मतलब हम आपस में प्रोडक्ट्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। हम प्राइसेस के साथ कंपेयर करते हैं दूसरी जो अवेलेबल ऑप्शंस होती हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि अब कई प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिसमें आपने देखा होगा जब सेल्स लगती है तो वो पुरानी प्राइस पहले लिखते हैं, जो अक्सर पुरानी प्राइस नहीं होती, वो बस थोड़ी सी हाइपोथेटिकल हायर प्राइस होती है, और फिर उसको काट के एक लोअर प्राइस लिख देते हैं। तो दिस इज हाउ वो एक परसेप्चुअल रिलेटिविटी कायम कर रही है कि आप चीज़ों को चूंकि रिलेटिव देखते हैं, कंपैरिजन में देखते हैं, तो इसलिए वो आपके उस इंटरप्रिटेशन प्रोसेस को इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं मार्केटर्स। और जाहिर है ऑब्वियसली ये एक टेक्निक है परसेप्शंस को चेंज करने के लिए। अच्छा, फिर दूसरा ये कि इंटरप्रिटेशन जो है वो सब्जेक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। वो उसमें कोई ऑब्जेक्टिविटी ऐसा सच नहीं होती। आप बहुत सारे जो वेरिएबल्स हैं वो उसके ऊपर इंटरफेयर कर रहे होते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें कि हम हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिस वर्ड्स के एक्चुअल कुछ मीनिंग होता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं किसी को पागल। अब पागल जो है वो उसका एक्चुअल मीनिंग तो है किसी का दिमाग खराब हो गया, दिमाग फेर गया, लेकिन एक्चुअली कई दफा माएँ प्यार से भी बच्चों को पागल कह देती हैं, ठीक है। तो एक एक साइकोलॉजिकल मीनिंग भी वर्ड में अंदर होता है, विच इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल मीनिंग ऑफ अ वर्ड। तो ये एक परसेप्शन में बेस्ड चीज है। इसी तरह मार्केटर्स के लिए भी बड़ा जरूरी है कि वो साइकोलॉजिकल मीनिंग्स के ऊपर ज्यादा फोकस करें और देखें कि जी जिस एरिया में, जिस लोकेशन में, जिस रीजन में मार्केटिंग कैंपेन है, वहां पे लोग चीजों को किस तरीके से परसीव कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमने पहले भी ये चीज डिस्कस की थी जब हमने कहा था कि भाई कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी डिफरेंट रीजन्स में, जब हमने कल्चर को डिस्कस किया था, उसको डिफरेंट इंटरप्रेट किया जाता है। कुछ ऐसे इशारे हैं, कुछ इस तरीके से सिंबॉलिक एक्शंस हैं, कुछ लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स हैं, सिमिलरली कुछ जेस्चर्स हैं, कुछ एटिकेट्स हैं, और इसी तरीके से कुछ कलर्स को इंटरप्रेट किया जाता है डिफरेंट तरीके से। अच्छा, थर्ड जो है वो ये कि आप को ये देखना होता है कि जो इंटरप्रिटेशन का प्रोसेस है, क्या वो कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन है,
ठीक है, जिसमें हम उनको मीनिंग्स देने की कोशिश कर रहे हैं बेस्ड अपॉन आवर एग्जिस्टिंग डेटाबेस जो हमारे अंदर स्टोर है। ठीक है, अब हुआ ये था कि जिस तरीके से नए नए जब डीवीडी प्लेयर आया था तो लोगों ने उसको वीसीआर के साथ कंपेयर किया, ठीक है, और उसको उसी कैटेगरी में रखा। हालांकि डीवीडी प्लेयर इज ए सेपरेट थिंग, उसकी फंक्शनैलिटीज जो है वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू वीसीआर, और ऑब्वियसली डिजिटल वीडियो का कॉन्सेप्ट आया था उसके साथ। वी कैन कॉपी अ न्यू डीवीडी फ्रॉम आवर लैपटॉप्स, ठीक है, हम मूवीज को डाउनलोड करके वो जो राइटेबल डीवीडीज हैं उसमें रख सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अब एक कॉग्निटिवली लोगों ने चूंकि उसको कंपैरिजन करना था उसके बारे में सोच रहे थे कि वीसीआर की तरह की चीज़ है। अच्छा, फिर एक होता है अफेक्टिव इंटरप्रिटेशन। अब अफेक्टिव इंटरप्रिटेशन इज द इमोशंस एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट स्टिमुलस के साथ एक। अब अफेक्टिव इंटरप्रिटेशन में अब जिस तरह बहुत सारे एड्स होते हैं जो आपकी जो इमोशंस हैं उनको अफेक्ट कर रहे होते हैं। अब जिस तरह अब यू सी अ यंग अ चाइल्ड पेटिंग अ किटन, अब वो एक बड़ा एक वार्म किस्म का उसमें एक्सपीरियंस होता है, एक बड़े एक सूदिंग किस्म का एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैट से एलर्जिक होंगे, अब उनका हो सकता है उसके बारे में एक नेगेटिव एक्सपीरियंस भी हो। तो मार्केटर्स की बड़ी कोशिश होती है कि जब भी कोई नई प्रोडक्ट लाई जाए, कोई नया ब्रांड लॉन्च किया जाए, तो लोगों उसके साथ इमोशनली अटैच किया जाए, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट का ये एक फायदा होता है, ये ज़रा लॉन्ग लास्टिंग होती है। ठीक है, और इसके ऊपर आप एक्शन भी ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जब इमोशंस आते हैं ना तो फिर आप ज़रा लॉजिक से निकल जाते हैं, रैशनल थिंकिंग से निकल जाते हैं, यू गो फॉर दैट थिंग। जिस तरह पहले कहा था कि इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स जो है वो अटेंशन प्रोसेस के ऊपर अफेक्ट करते हैं, इसी तरह इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स जो है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टिमुलाई पे भी अफेक्ट करते हैं। अब आप जैसे आपके ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, जो आपके फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रेड्स यानी करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं आपकी, जो काफ़ी फिक्स किस्म की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी बहुत सारे बिहेवियर्स को और बहुत सारी नीड्स और डिज़ायर्स को अफेक्ट कर रही होती हैं। वो बहुत अफेक्ट करती है कि हम चीज़ को किस तरीके से इंटरप्रेट करें। अब आपको कोई चीज़ जो है उससे एलर्जी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट जो है वो आप उसको नेगेटिवली इंटरप्रेट करेंगे, आप उसको बहुत ज़्यादा उसकी तरफ तवज्जो नहीं करेंगे, ठीक है। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिन्हें शुगर होती है फॉर इंस्टेंस, तो वो जो शुगरी प्रोडक्ट्स हैं वो उसको इस तरीके से इंटरप्रेट नहीं करेंगे पॉजिटिवली। अच्छा, फिर आपको आपके टेस्ट भी डिफरेंट होते हैं। अच्छा, साइकोलॉजिकल जो करेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स होती हैं, वो डिफरेंट किस्म के लोग डिफरेंट किस्म के एड्स की तरफ इंटरप्रेट करते हैं इन देयर ओन सेंस। अब जो बहुत सारे लोग हैं जो क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, वो ऐसे एड्स जिसमें क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज़ और इस किस्म की चीज़ होती है कि जो उनकी क्रिएटिव सेंस को ज़्यादा हिट करती है, वो उन एड्स को ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, इसी तरह एक होती है हमारी ट्रेड जिसे हम अफेक्ट इंटेंसिटी कहते हैं, कि लोग जो हैं वो इमोशंस की तरफ किस तरह रिएक्ट करते हैं। अब जिनकी अफेक्ट इंटेंसिटी हाई होगी, वो ऐसे एड्स जिनमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस इस्तेमाल किए गए हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव इमोशंस जो हैं, वो उन एड्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो करेंगे। अच्छा, और साथ साथ ज़ाहिर है जो रिसर्च प्रोसेस होता है, मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस होता है, उसमें मार्केटर्स मोर और लेस कोशिश करते हैं कि अपने जो कंज्यूमर बेस है, जो सेगमेंट है जिसको वो टारगेट कर रहे हैं, उनके ये इंडिविजुअल ट्रेड्स के बारे में भी अंदाज़ा लगाएं कि कौन ज़्यादा किस तरह के इंडिविजुअल ट्रेड्स जो है वो ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंडली, फिर आपका जो नॉलेज अबाउट सम प्रोडक्ट, ठीक है, जो आपने सीखा है अबाउट, मतलब बहुत सारी आपका एक नॉलेज होता है, जैसे कल्चरल नॉलेज होता है आपका अबाउट टाइम, स्पेस, रिलेशनशिप्स, कलर्स के बारे में जो आपका नॉलेज होता है, दैट इज आल्सो रिलेटेड योर मार्केट क्रिएटेड स्टिमुलाई। ठीक है, अब वो ब्रांड और प्रमोशन से अब आपको पता है कि भाई ये ब्रांड है, ठीक है, आपने इसको यूज़ किया है, आपको पता है कि ये एक अच्छी प्रोडक्ट है, हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट है। अब आपकी ये नॉलेज जो है ये हेल्प आउट करेगा उस कंपनी को कि अगर उसके बारे में एक नेगेटिव पब्लिसिटी आ जाएगी, ठीक है, या कोई और कंपनी जो है वो उसको डिग्रेड करने की कोशिश करेगी, तो आपको वो नॉलेज हेल्प आउट करेगा बिकॉज यू आर मोर लॉयल टू दैट प्रोडक्ट। तो आप उस नेगेटिव पब्लिसिटी से इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होंगे। अच्छा,
इसी तरीके से आप कोई ऐसे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जिसके बारे ऊपर आपको एतमाद है और वो प्राइस इंक्रीज कर देती है कंपनी, उसकी रेपुटेशन भी स्ट्रांग है, तो कंज्यूमर्स उसको इतना ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे। फिर एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप होते रहते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, हम उन एक्सपेक्टेशंस पे चलते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन बायस, कि आपकी इंटरप्रिटेशन किसी भी स्टिमुलाई की आपकी एक्सपेक्टेशन से कंसिस्टेंट होती है। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया गया कि डार्क ब्राउन पुडिंग, जो बेसिकली वनीला फ्लेवर थी, उसको डार्क ब्राउन कलर दे दिया गया, लेकिन थी वो वनीला फ्लेवर। और वो जब कंज्यूमर्स को खिलाई गई तो हालांकि उसका जायका वनीला वाला था, लेकिन 100% ऑफ कंज्यूमर्स ने कहा कि दिस इज चॉकलेट, बिकॉज देयर एक्सपेक्टेशन वाज स्क्यूड बाय द कलर, और वो कलर की वजह से उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी को बायस की वजह से डिफरेंट इंटरप्रेट किया, ठीक है। और इसी वजह से कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर्स को जब इनिशियली आप एक अच्छा इंप्रेशन दे दें तो फिर कंपनीज के लिए बड़ा आसान हो जाता है अपना फ्यूचर में प्रमोट करना उसको, स्टैंड उसके बाद फिर उनको ये होता है कि अपनी चीज़ को स्टैंड आउट करते रहें। यही वजह है कि ब्रांड्स आर मोर प्रिफर्ड, ठीक है। हाल जो वेल नोन ब्रांड्स होते हैं, हालांकि अगर उनकी क्वालिटी किसी आइडेंटिकल प्रोडक्ट से कम भी हो, जो एक अननोन ब्रांड नेम है, कस्टमर विल ऑलवेज प्रेफर अ ब्रांड बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हो जाती हैं। और ये भी एक वजह है कि एक्सपेक्टेशंस में कि ब्रांड्स की जब भी प्रमोशन हम देखते हैं किसी स्टोर में तो हमें लगता है कि ये सेल पे है, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने प्राइस रिड्यूस करके लगाई हो, लेकिन एक हमारी एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हो गई है कि जब भी ब्रांड हमें नज़र आएंगे स्टोर में किसी खास सीज़न में तो वो सेल पे होंगे। इस तरह सिचुएशनल करेक्टरिस्टिक्स का भी इंटरप्रिटेशन के ऊपर इफेक्ट होता है। जिस तरह सिचुएशनल करेक्टरिस्टिक का इफेक्ट हमने देखा इन द प्रीवियस लेक्चर कि अटेंशन के ऊपर होता है, ठीक है। तो आप देखें कि इस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ को देखा जा रहा होता है, उसमें टाइम प्रेशर मूड, मतलब टाइम प्रेशर मूड और फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिचुएशन और आसपास जिस तरह के लोग मौजूद हैं, सराउंडिंग्स में मैसेजेस किस तरह आ रही हैं, उस तरह आप चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हैं। जिस तरह से पता चला है कि कॉन्टेक्चुअल क्यूज जो होते हैं आपकी सिचुएशन में जो प्रेजेंट होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्चुअल स्टिमुलस वो रोल प्ले करते हैं इन कस्टमर या कंज्यूमर इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है। अब वो किस तरह होता है, जैसे कलर, कलर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्चुअल क्यू। एक रीजन स्टडी से पता चला कि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट जो है वो बहुत सारे जो बैकग्राउंड कलर्स होते हैं ना, जब पेज लोड हो रहा होता है तो वो एक इम्पैक्ट देता है आपकी प्रोडक्ट की तरफ फीलिंग्स में। अगर वहाँ पे ब्लू कलर को यूज़ किया जाए तो एक फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन ज़्यादा आती है, और अगर रेड कलर को यूज़ किया जाए तो एक एनर्जी की फीलिंग या एक जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग कलर की फीलिंग आती है, ठीक है। अच्छा, इस तरह नेचर ऑफ प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के साथ आप अपना एडवर्टीजमेंट को क्यू अटैच कर रहे हैं तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्चुअल क्यूज है। अब कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कोका कोला की फिलॉसफी ये है कि न्यूज़ के साथ उसने अपनी एडवर्टीजमेंट नहीं देनी, क्योंकि उनके रिसर्च के मुताबिक जो बैड न्यूज़ है वो आपकी प्रोडक्ट की इंटरप्रिटेशन को अफेक्ट करती है। इसी तरह देखा जाए कि न्यूज़ के अंदर जो कुछ डेथ्स की खबरें आ रही होती हैं या इस तरह की जो कंट्री रिलेटेड खबरें आ रही होती हैं वो ज़्यादा पैट्रियोटिज्म की तरफ लेके जाती हैं, तो वहाँ पे जो कंज्यूमर्स हैं वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू द फॉरेन प्रोडक्ट्स। हाउएवर जो फॉरेन ब्रांड्स हैं वो इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं बाय मेकिंग क्लेम्स विच आर वेरी प्रो डोमेस्टिक, यानी अपने आप को उस कंट्री की डोमेस्टिक फिलॉसफी के साथ अलाइन करके उस एड के अंदर वो चीज़ें ऐड करके तो फिर वो जो कॉन्टेक्चुअल प्रोग्राम है जो न्यूज़ के साथ आ रहा होता है उसको ओवरकम कर सकते हैं कि जी पेट्रियोटिज्म के साथ आपने अपना अटैच कर दिया मैसेज। जिस तरीके से स्टिमुलस की करेक्टरिस्टिक्स अफेक्ट करती हैं अटेंशन प्रोसेस को, इसी तरीके से उसके जो करेक्टरिस्टिक हैं वो इंटरप्रिटेशन को भी अफेक्ट करते हैं। उसका साइज, शेप, कलर, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमने लर्न की होती हैं अबाउट सम पर्टिकुलर स्टिमुलस, और फिर हम उस ही नज़र से उस चीज़ को अपने जहन हमारा जो है वो उसको इंटरप्रेट करता है कि भाई ये क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल कलर की अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल कोट करें, अब कलर इज समथिंग जो हम प्रोडक्ट के साथ अक्सर एसोसिएट कर देते हैं। जैसे कोका कोला है, हम रेड कलर के साथ उसको एसोसिएट करते हैं, और बहुत हद तक कोक इस चीज़ में कामयाब भी हो गया है कि उसने जो ड्रिंक्स में रेड कलर है वो कोक के साथ एसोसिएट कर दिया है।
यही प्रॉब्लम कनाडा की एक शुगर फ्री जिंजर एल बनाने वाली कंपनी को हुई। अनटिल रोनालस उसने अपना कलर जो है वो ग्रीन और वाइट में चेंज किया फ्रॉम रेड, उसकी सेल्स जो है वो काफ़ी डाउन रही। ठीक है, और उसकी वजह ये है कि जिंजर एल को लोग नॉर्मली रेड कलर के साथ नहीं एसोसिएट करते। रेड कोला का कलर है और वो जिंजर एल के टेस्ट के साथ कन्फ्लिक्ट कर रहा है। इसी तरह एड्स में जो वाइट स्पेसेस हैं अक्सर, ठीक है, जब एक बहुत बड़ी ज़्यादा वाइट स्पेस के अंदर एक छोटा सा मैसेज दिया जाता है तो कंज्यूमर के जहन में ये बिलीव आता है कि वाइट स्पेसेस बेसिकली लाइक समथिंग जिसमें हम कहते हैं प्रेस्टीज है या हाई क्वालिटी की चीज़ है या हाई प्राइस की चीज़ है। ठीक है, तो वो बड़ा पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर देते हैं विदाउट सेइंग एनीथिंग इन एन एड इफ यू आर यूजिंग वाइट कलर वेरी क्लेवरली। लेकिन ट्रेड्स में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटर के लिए ट्रिक है इज इनकॉन्ग्रुइटी। ठीक है, इनकॉन्ग्रुइटी में ये होता है, इट्स अ हार्ड टू प्रोनाउंस वर्ड, तो इनकॉन्ग्रुइटी में ये होता है कि यू इंक्रीज अटेंशन बाय प्रोवाइडिंग अ स्टिमुलस विच इज अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड के साथ साथ वो चूंकि एक बड़ा उसमें एक सॉल्विंग द पजल वाला एक चीज आ जाती है, तो एक लाइकनेस उसकी इंक्रीज हो सकती है। अच्छा, किस तरीके से? जैसे आप अपने स्टैब्लिश नॉर्म से थोड़े हट के कोई चीज प्रेजेंट करें। जैसे कोक बड़ा सक्सेसफुल है इस किस्म की अनएक्सपेक्टेड स्टिमुलाई प्रोवाइड करने में। जैसे उसकी वेंडिंग मशीन है फॉर इंस्टेंस, अब वो वेंडिंग मशीन जो है वो उन्होंने कॉलेज में एक वेंडिंग मशीन इंस्टॉल की तो उसके अंदर एक बंदे को बिठा दिया। अब वो लोग जब वहां से ड्रिंक निकालते हैं तो वो बंदा एक के बजाय 2 3 4 5 ड्रिंक्स दे देता, या इन फ्यू केसेस उसने ड्रिंक्स के साथ साथ फ्लावर्स दे दिए। उसने उस वेंडिंग मशीन ऑफ हैप्पीनेस का नाम दिया। अच्छा, इस तरह एक और जगह पे मशीन इंस्टॉल की, उसको हग मी उसने नाम दिया कि व्हेन यू हग द मशीन यू विल गेट अ फ्री ड्रिंक। सो ये इस किस्म के जो मार्केटिंग टेक्निक्स हैं, ये आपको एक अनएक्सपेक्टेड स्टिमुलस मिलने पे यू स्टार्ट लाइकिंग, बिकॉज पीपल ऑफन लाइक समथिंग दैट इज न्यू एंड अनएक्सपेक्टेड एंड हैज अ टिंज ऑफ एक्साइटमेंट एज वेल। ये इसी तरीके से एक और कंपनी है जो जिसने लिटिल मिस मैच सॉक्स जो सेल करती है, जो आप देखें आमतौर पे सॉक्स इन पेयर में होती हैं 2 के, लेकिन उसने 3 के पेयर में सेल करनी शुरू कर दी और क्लेम ये कि यू नेवर हैव टू फाइंड अ पेयर अगेन, क्योंकि अब आप मिस मैचिंग सॉक्स भी पहन सकते हैं, विच इज ऑफ कोर्स समथिंग न्यू ट्रेंडी एंड डेविएट फ्रॉम द नॉर्म। स्टिमुलस करेक्टरिस्टिक में स्टिमुलस ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो स्टिमुलस है, यानी स्टिमुलस अब क्या है, अब आप लोगों को ये पता चल जाना चाहिए एनी प्रोडक्ट विच यू आर ट्राइंग टू सेल, ठीक है, और एनी सर्विस दैट यू आर ट्राइंग टू सेल, एनी ब्रांड, दैट इज एवरीथिंग अ स्टिमुलस फॉर अ मार्केटर, जिसने उसको सेल करना है, सेल आउट करना है, या लोग उसको रिस्पॉन्ड कंज्यूमर की तरफ उसका रिस्पॉन्स चाहिए, तो उसकी फिजिकल अरेंजमेंट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर इंटरप्रिटेशन होती है अकॉर्डिंग टू के जी वो स्टिमुलस किस तरीके से कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ पे वो इस टाइम मौजूद है, उसके आसपास क्या चीज़ है। सबसे पहले है प्रॉक्सिमिटी। अब प्रॉक्सिमिटी ये है कि स्टिमुलस को क्लोज टुगेदर अपनी कैटेगरी की चीज़ के साथ आप करते, ठीक है, तो वो एक प्रॉक्सिमिटी बन जाती है। अब जिस तरह आप कहें कि जी दीज टायर्स आर फॉर विंटर्स, अब कहीं पे विंटर्स है और लोगों ने टायर चेंज कराने हैं तो आप वो उसको विंटर्स के साथ एसोसिएट करते, तो वो प्रॉक्सिमिटी विंटर्स के साथ हो जाएगी। ठीक है, ब्रिजस्टोन टायर्स जो हैं दे आर हेल्प देम हैव अ सेफ विंटर, लेकिन आप उसको लिख बनाए कैसे? हैव अ सेफ विंटर, ड्राइव ब्रिजस्टोन टायर। अच्छा, अब आपने क्या किया कि आपने मैसेज भी दे दिया हैव अ सेफ विंटर ड्राइव ब्रिजस्टोन टायर, लेकिन आपने उसको प्रॉक्सिमिटी में दोनों मैसेज को क्लोज करके ये बताने की कोशिश कर ली कि ब्रिजस्टोन टायर जो है विंटर्स के लिए बड़े ज़रूरी हैं। यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है एम्बुश मार्केटिंग। एम्बुश मार्केटिंग क्या होता है कि आप इस तरह अपना मैसेज दें किसी ड्यूरिंग सम इवेंट, ड्यूरिंग सम ऑनगोइंग एक्टिविटी, के लगे कि आप यू आर एसोसिएटेड विद दैट इवेंट। ठीक है, और वो किस तरह हो सकता है कि जब आप स्पॉन्सर ना हो किसी इवेंट के, लेकिन आप अपने एड्स उसके दौरान चला दें तो लोगों को लगे यू आर अ स्पॉन्सर ऑफ दैट इवेंट, और आप अपने आप को उस इवेंट के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, तो दिस काइंड ऑफ एन एम्बुश मार्केटिंग। अच्छा, क्लोजर क्या होता है? दैट्स आल्सो टाइप ऑफ अ मार्केटिंग टेक्निक, जिसमें आप एक इनकम्प्लीट स्टिमुलस प्रेजेंट कर देते हैं टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स, और इस तरीके से कि वो खुद उसको कंप्लीट करें और और वो उसमें ज़्यादा एंगेज्ड हो जाए, ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, वो इस तरीके से दिया जाता है
इनकम्प्लीट स्टिमुलस के लोग उसको मेकअप करने की खुद से कोशिश करें. विल डिस्कस दैट लेटर ऑन. अच्छा, फिर फिगर ग्राउंड का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर डिजाइनिंग योर मैसेजेस. अब फिगर ग्राउंड की मैं आपको एग्जांपल इस तरह दूं कि व्हेन यू आर वाचिंग अ मूवी, तो आप अक्सर देखते होंगे कि उस मूवी में जो हीरो या हीरोइन है उनको इस तरीके से पोजीशन किया जाता है या उनके ऊपर इस तरह कैमरा फोकस किया जाता है कि वो प्रोमिनेंट नजर आते हैं एज कम्पेयर टू द बैकग्राउंड. हालांकि अगर कोई फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड में लोग मौजूद हैं या बहुत सारे लोग मौजूद हैं तो वो, और देयर इज अ होल बंच ऑफ पीपल, लेकिन ज्यादा जो फोकस है वो किस पे होगा, हीरो या हीरोइन पे. इसी तरीके से स्टिमुलस को इस तरह प्रेजेंट किया जाता है कि ज्यादा फोकस उसके ऊपर हुआ जाता है एज कम्पेयर टू द बैकग्राउंड. और ये जाहिर है ग्राफिक्स में भी, डिजाइनिंग में भी ये चीजें इस्तेमाल होती हैं. तो ये देखें, ये जैसे प्यूमा बॉडी ट्रेन जो शूज हैं उनका ऐड है, ये किस तरीके से उन्होंने फिगर ग्राउंड की कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अपना जो फोकल इमेज है उसको स्टैंड आउट किया है, उसको ज्यादा प्रोमिनेंट किया है एज कम्पेयर टू द बैकग्राउंड. अच्छा, फिर स्टिमुलस कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज का बड़ा अमल दखल है जो आप इंटरप्रेट करते हैं किसी भी चीज को. अच्छा, चेंज में क्या है कि टू इंटरप्रेट अ स्टिमुलस चेंज, ठीक है, वन मस्ट बी एबल टू कंपेयर एंड कैटेगराइज बिटवीन द ओल्ड स्टिमुलस एंड द न्यू स्टिमुलस. अगर आप कोई प्रोडक्ट में चेंज लेके आते हैं और लोग उसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है. अच्छा, सम टाइम ये होता है कि आपने काफी कंपैरिजंस देखे होंगे कि पिछले मॉडल में किसी गाड़ी और नए मॉडल के बीच में लोग कंपेयर कर रहे होते हैं. इसका मतलब है उसमें कुछ डिफरेंस, को नोटिसेबल किस्म का डिफरेंस होता है और लोग उस डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो दैट इज बेसिकली योर सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन. अब सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन ये होती है कि योर एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सिमिलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई. अब ये सिमिलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई क्या होते हैं? किसी फूड का टेस्ट, क्या उसका सूप बेहतर है या उसका सूप बेहतर है. अभी एक डिस्क्रिमिनेशन, आपको अगर टेस्ट आपके बर्ड्स इतने इस्टेब्लिश हैं कि आप उसमें कर सके. कई लोगों के नहीं होते, उनको तकरीबन हर खाने की चीज़ वैसी ही लगती है, लेकिन कई लोग इस मामले में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं क्योंकि उनके टेस्ट बर्ड्स इतने डेवलप्ड होते हैं. इस तरह डिस्प्ले स्क्रीन की क्लियरिटी, कोई 720p की मूवी है या 1080p की मूवी है, कि आपको उसमें डिफरेंस पता चल भी रहा है कि नहीं चल रहा. सो द मिनिमम अमाउंट that one brand can differ from another with the difference still being noticeable is called just noticeable difference, JND. तो JND का कॉन्सेप्ट मार्केटर बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, स्पेशली किसी प्रोडक्ट को हाईलाइट करने में, या फिर अगर जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस के अंदर अंदर चीज़ को चेंज किया जाए इस तरीके से कि आपको उसमें या तो प्राइस बच रही है या फिर आपको उसमें थोड़ी सी कॉस्ट सेविंग हो रही है. ठीक है, किस तरीके से कि जैसे जो कैंडी मेकर्स हैं, कैंडी बार्स जो बनाते हैं, वो इस चीज़ को बहुत यूज़ करते हैं. अब प्राइस जो है ना उसकी रॉ मटेरियल की चेंज होती रहती है, बढ़ती या घटती रहती है, उसके हिसाब से अपनी कैंडी बार में एडजस्टमेंट, साइज में एडजस्टमेंट इस तरह कर लेते हैं विदाउट ऑल्टरिंग प्राइस कि जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस के अंडर आ जाए चीज़ को. वो वेट थोड़ा सा कम कर लेना उसका, या पैकेज को थोड़ा सा इस तरीके से मोल्ड कर लेना कि पता ना चले. तो ये चीज़ें जो हैं वो मार्केटिंग में काफ़ी इस्तेमाल होती हैं प्रोडक्ट की. जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस के अंडर उसको थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर लेना चाहिए. प्रोडक्ट्स की जो डिफरेंशियल कंपेरेबल होता है, उसको इंटरप्रेट किया जाता है, वो हमेशा किसी रेफरेंस स्टेट पे किया जाता है. अच्छा, आमतौर पे हम प्रोडक्ट्स को कंपेयर जब करते हैं और फिर उस नई प्रोडक्ट और पुरानी प्रोडक्ट को जो इंटरप्रेट करते हैं, तो बेस्ड ऑन आइदर दैट प्रोडक्ट्स प्रीवियस मॉडल और अ कंपेटिटर्स प्रोडक्ट, उसका जो मॉडल है हम उसके साथ उसको कंपेयर करते हैं. गाड़ी टोयोटा होंडा को आपस में कंपेयर कर रहे हैं या होंडा के प्रीवियस मॉडल से कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, इस तरह मोबाइल्स हैं, वो उसके पुराने मोबाइल के मॉडल में क्या था, नए मॉडल में क्या है, हम उसको कंपेयर कर रहे हैं. इस रेफरेंस प्राइस भी एक बड़ी रेफरेंस स्टेट हो सकती है. यही वजह है कि अक्सर मार्केटर्स जो है वो मैन्युफैक्चरर सजेस्टेड रिटेल प्राइस जो है, MSRP जो है वो प्रिंट कर देते हैं ऑन द प्रोडक्ट, और कंज्यूमर जो है वो सेल्स प्राइस को MSRP के साथ कंपेयर करते हैं कि क्या वो वाली जो प्राइस है जो रिटेलर्स ने ऑफर की हुई है, वो हमारा जो जो इनफैक्ट मैन्युफैक्चरर ने ऑफर की हुई है कि हमारा रिटेलर उसी प्राइस पे सेल कर रहा है या उससे कम या ज़्यादा प्राइस के ऊपर सेल कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम एंड करते हैं अवर टॉपिक ऑफ इंटरप्रिटेशन. देयर आर वेरियस things that affect interpretation, individual के characteristics,
सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टिमुलस कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये वो सारे सारे हैं जो मार्केटर्स यूज करते हैं टू मेक अ पॉजिटिव perception of their product in the eyes of the consumer. तो marketers should understand कि ये whole process of starting from your exposure, selective exposure है, ये voluntary exposure है, then your attention में कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, स्टिमुलस फैक्टर्स हैं, इंडिविजुअल के फैक्टर्स हैं, सिचुएशनल फैक्टर्स हैं, नॉन फोकस्ड अटेंशन के फैक्टर्स हैं, देन योर इंटरप्रिटेशन जो एक परसेप्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं. Finally, in interpretation, we are going to discuss the consumer inferences कि कंज्यूमर किस तरीके से अंदाजा लगाते हैं about their product. जब भी मार्केटिंग की बात करते हैं तो ऑब्वियसली एक बहुत कॉमन परसेप्शन और बड़ी करेक्ट परसेप्शन है कि व्हाट यू सी इज नॉट व्हाट यू गेट. ठीक है, और इसी तरीके से जब कंज्यूमर्स इंटरप्रेट करते हैं, यानी वो कोई कंक्लूजन निकालते हैं, इन्फ्रेंसेस का मतलब होता है कंक्लूजन, तो जो चीज़ सामने उनको प्रेजेंट की जा रही होती है या जो उनको कहा जा रहा होता है वो उससे हट के उसके बारे में कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं. क्यों? क्योंकि वो अवेलेबल डाटा और अपने आइडियाज़ को मिक्सअप करके चीज़ के बारे में एक कंक्लूजन या इंटरप्रिटेशन बनाते हैं. ठीक है, और इन्फॉर्मेशन वो ज़रूरी नहीं होती जो उनको एग्जैक्टली प्रोवाइड की जाए, बिकॉज दे आल्सो नो के मार्केटिंग में हर चीज़ जो है वो एग्जैक्टली जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती. तो उसमें सबसे पहले कुछ क्वालिटी सिग्नल्स होते हैं. अब वो क्वालिटी सिग्नल्स क्या होते हैं? जैसे बहुत सारे जो डिफरेंट किस्म के जो कंज्यूमर्स इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं चीज़ के बारे में, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, उसका एक तो ताल्लुक होता है सबसे पहले प्राइस परसीव्ड क्वालिटी. अच्छा, जिस तरह एक बड़ा पॉपुलर सा एक मुहावरा है कि यू गेट व्हाट यू पे फॉर. तो अक्सर कंज्यूमर्स जो हैं वो हाई प्राइस ब्रांड्स जो हैं उनको हाई क्वालिटी के साथ एसोसिएट करते हैं. आल्दो आई बिलीव कि मे बी दिस इज नॉट द केस एग्जैक्टली इन पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे अक्सर ऐसे ब्रांड्स हैं जो जिनकी हाई प्राइस होने के बावजूद क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती. सो वी नीड टू सी कि कौन सी प्रोडक्ट पे ये वाला आइडिया जो है लोगों के ऊपर ज़्यादा फिट बैठता है. फिर एडवर्टाइजिंग इंटेंसिटी का भी काफ़ी ज़्यादा अमल दखल है, उसको भी क्वालिटी के साथ एसोसिएट किया जाता है, क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जो कंपनी ज़्यादा एडवर्टाइज कर रही हैं, एफर्ट कर रही हैं, स्पेंड कर रही हैं, वो एक इंडिकेटर है क्वालिटी का. Once again, I feel, and obviously when I'm saying I feel, it means कि there is not a research in Pakistan जिसको हम relate कर सकें, but maybe जब आप लोग फील्ड में जाएं तो you will get to know कि ये चीज़ किस तरीके से वहाँ पे एप्लीकेबल है कि एडवर्टाइजिंग इंटेंसिटी को लोग किस तरीके से परसीव कर रहे हैं. लेकिन जो वेस्टर्न या यूएसए बेस्ड जो रिसर्च है उसमें ये चीज़ ज़रूर देखी गई है कि जो हायर क्वालिटी को ज़्यादा एडवर्टाइजिंग इंटेंसिटी के साथ अटैच किया जाता है. आई वुड से कि पाकिस्तान में अक्सर कंपनीज ऐसी आती हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज करके लो क्वालिटी की चीज़ों को भी सेल कर लेती हैं. वारंटीज ऑब्वियसली अनदर क्वालिटी सिग्नल, जो लॉन्गर वारंटी दे रही होती हैं कंपनीज, ये ज़्यादा अच्छी वारंटीज दे रही होती हैं, वो ज़्यादा बेहतर क्वालिटीज़ लोग कहते हैं कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसीलिए वो रिस्क लेके वो वारंटी देते हैं. फिर कंट्री ऑफ ओरिजिन एक बड़ा अमल दखल है उसका कि भी चीज़ किस मुल्क में बनी. ऑब्वियसली पाकिस्तान में जैसे चाइना की प्रोडक्ट का इतना अच्छा इमेज नहीं है. जापानीज प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर देखा जाए या कोरियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा उनको प्रेफर किया जाता है. ठीक है, उसके बाद अफेक्ट साइज का बहुत अमल दखल है, उस साइज का बड़ा अफेक्ट है इन चीज़ों के ऊपर. तो ये क्वालिटी सिग्नल्स हैं. उसके बाद इमेजेस का एक बड़ा अमल दखल है जो एडवर्टाइजमेंट चलाए जाते हैं जी. ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनका असल लाइफ से ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो इमेज की वजह से ही हम उस प्रोडक्ट के बारे में एक चीज़ इंटरप्रेट कर रहे होते हैं. जिस तरह ये नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये एक एड है, आई गेस ये कंपनी हुंडई का है. ठीक है, कि किस तरीके से वो मून के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं. ऑब्वियसली अब वो एक ऐसी चीज़ है कि जो रियलिटी में नहीं है, लेकिन जस्ट टू शो समथिंग कि जी इतनी वर्सटाइल कार है कि किसी भी टेरेन पे आप उसको चला सकते हैं. सो इमेज इज लाइक वर्थ 1,000 वर्ड्स. ऑब्वियसली अगर आप वर्ड्स में चीज़ इस तरह बयान करें तो लोगों को वो इंप्रेशन ही मिलेगा जो इमेजेस के थ्रू होगा. सो इमेजरी इज वेरी इंपॉर्टेंट when we are talking about, when we are trying to make an interpretation out of customers. ठीक है, तो वो रियलिटी से ज़्यादा एफिशिएंट होता है किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए. पर ऑब्वियसली ये भी देखना चाहिए कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें अगर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे होते कस्टमर को, वहाँ पे एथिकल कंसर्न्स भी आ जाते हैं बीइंग अ मार्केटर, कि आप विद होल्ड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन या यू आर आस्किंग एक्चुअली
customers to reduce their own inference, उनको पूरी इंफॉर्मेशन आप नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो दिस कैन बी एन एथिकल इशू। अच्छा, लेकिन साथ साथ ये भी है कि देयर आर इन सम कल्चर्स जहाँ पे आप एग्जैक्टली बात उस तरीके से नहीं कर सकते। देयर आर सम प्रोडक्ट्स जहाँ पे कुछ सेंसिटिव नेचर की प्रोडक्ट्स होती हैं, सो यू हैव टू आस्क योर कंज्यूमर्स टू रीड बिटवीन द लाइंस। ये भी एक बड़ी वजह होती है कि आप इस तरह की मार्केटिंग करते हैं कि यू आर नॉट एग्जैक्टली टेलिंग एवरीथिंग, यू हैव टू आस्क योर कस्टमर्स टू बेसिकली इंटरप्रेट कि आप कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और उसका मकसद क्या है। So in the last part of this particular topic of perception and consumer behavior, we will discuss how perception relates to the marketing strategy. Obviously इतनी theory discuss करने के बाद हमारा सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि हम उसको basically marketing strategy में किस तरीके से incorporate कर सकते हैं। So here we will discuss some of the strategies that you may find very practical, and when you will join your professional life आप उनको practically implement भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें रिटेल स्ट्रेटजी की, तो रिटेल स्ट्रेटजी में आप ये देख सकते हैं कि रिटेलर्स अक्सर एक्सपोजर का कॉन्सेप्ट बड़े इफेक्टिवली यूज करते हैं। वो किस तरह के, अक्सर अपने स्टोर के इंटीरियर्स में जो फ्रीक्वेंटली परचेज आइटम्स हैं, यानी जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं, उनको सेपरेटेड करके रख लेते हैं इस तरीके से कि जो एवरेज कंज्यूमर है वो पूरे के पूरे स्टोर में ट्रैवल करे उन चीज़ों को गैदर करने के लिए। और इससे क्या होता है कि उसका एक टोटल एक्सपोजर बढ़ता है, वो पूरे स्टोर में फिरता है तो उसको बहुत सारी आइटम्स नज़र आती हैं, और वो आइटम्स जो हैं वो उनको उसमें जो ज़ाहिर आइटम नज़र आएगी तो आप अटेंटिव भी होंगे उसकी तरफ। अगर आपको एक बैक एंड ऑफ द माइंड कोई उसकी नीड है या कोई आप उसको वैल्यू इंक्रीज करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और फिर ऑब्वियसली जब अटेंटिव होंगे तो फिर उसकी एक इंटरप्रिटेशन और जजमेंट होगी टू परचेज और नॉट टू परचेज एन आइटम। अच्छा, उसके साथ साथ ये कि शेल्फ पोजीशन का बड़ा एक अमल दखल है रिटेलिंग में, कि किस तरीके से शेल्फ स्पेस पे ब्रांड्स दिखाए जा रहे हैं। कई ऐसी चीजें होती हैं जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि वो एक अपना सेपरेट कियोस्क जो है उसके अंदर अपनी चीजें रखते हैं ताकि उनको बिल्कुल अलहदा से एक्सपोजर मिले। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्लेस बड़ी अट्रैक्टिव किस्म से बनाए जाते हैं, वो उनको बड़ा सेल को बूस्ट करने के लिए। इवन आप ये देखेंगे कि जहाँ पे अपनी बिलिंग कराते हैं वहां पे भी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स रखती जाती हैं कि जो ज्यादा लोग जो है उनको देख के उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। तो यानी ये एक्सपोजर का एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। अच्छा, लेकिन अब ये भी ऐसा ऐसा ये होना शुरू हो गया आजकल, बहुत ज़्यादा इस बारे में रिटेलर्स जो हैं वो कॉन्शियस हैं कि बहुत क्लटर ना कर दी जाए चीज़ें, ज़रा उनको जो जो ऐसी चीज़ें हैं कि जो अनइम्पॉर्टेंट किस्म की हैं, उनको वो स्टॉक में बैकएंड पे रखें और सामने ज़रा उसको एक बड़े तरतीब के साथ, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं प्रोडक्ट्स की तरफ देखें। जैसे ये होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल कपड़े हैं, वो कपड़े मुख्तलिफ साइजेस में अवेलेबल हैं, तो आप ये सारे के सारे साइजेस ना वहाँ सामने लटकाते हैं, आप उसका एक डिस्प्ले में लगाएं और बाकी सारे स्टोर में रखते हैं ताकि ज़्यादा डिफरेंट किस्म के आइटम्स जो हैं वहाँ पे आ जाए। फिर रिटेल एनवायरनमेंट में सेंट का बड़ा एक अमल दखल है, जो स्मेल्स आ रही होती हैं वो किस किस्म की होती हैं, तो उसमें अक्सर प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जैसे वॉशिंग पाउडर्स होते हैं या जिस तरीके से और टॉयलेटरीज होती हैं जिनकी स्मेल्स बड़ी अच्छी होती हैं, तो वो एक बड़ा एक अट्रैक्टिव किस्म का इन्वायरमेंट बन जाता है। ठीक है, फिर बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अमल दखल है उसका। फिर आप हर इवेंट के साथ जो रिटेलर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स या साइंस या डेकोरेशंस कर देते हैं जो उस इवेंट को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। ओके, ब्रांड नेम और लोगो डेवलपमेंट का भी बड़ा अमल दखल है, परसेप्शन के साथ बड़ा एसोसिएटेड है। और जिस तरह हम कहते हैं ना कि गुलाब को जिस नाम से पुकारो गुलाब ही रहेगा, वो मार्केटर्स इस चीज को बिलीव नहीं करते। ठीक है, सो इंग्लिश में इसको कहते हैं रोज बाय एनी द नेम वुड स्मेल एज स्वीट। सो मार्केटर्स वुड से नेम्स एंड लोगोज ऑफ द ब्रांड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्या वजह है उसकी? अगर आप सोचे जैसे माउंटेन ड्यू का पहले नाम सजेस्ट हुआ था माउंटेन ड्यू चेरी। अच्छा, अब वो ये सोचते हैं कि यार माउंटेन ड्यू चेरी उतना अच्छा नाम नहीं था जो माउंटेन ड्यू जिस तरह हिट हुआ है, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने जो एक स्पार्क और एक एडवेंचरस नेचर और वो सारी चीजें जो ऐड की हैं वो चेरी के उसके साथ एसोसिएट नहीं होता। अच्छा, ये भी देखा गया है कि वो किड्स जिनको मैकडोनल्ड्स के पैकेज में एप्पल जूस या फ्रूट्स या इस तरह की चीजें जो वो नहीं खाते वो दी जाए तो वो ज्यादा प्रेफर करते हैं उसको खाने में। इसका मतलब ब्रांड नेम्स में भी एक परसेप्शन आप ब्रांड के साथ कायम कर लेते हैं। फिर लिंग्विस्टिक कंसिडरेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं व्हेन यू आर डेवलपिंग अ ब्रांड नेम। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके कुछ मीनिंग्स और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके कुछ लैंग्वेज बोलने का अंदाज उस ब्रांड के साथ एसोसिएटेड, जिसे हम कहते हैं फोनीम्स यानी साउंड्स ऑफ लेटर्स।
ठीक है, हैवियर साउंड्स, जिस तरह के, जिसे कहते हैं ना रिच और क्रीमी आइसक्रीम है, वो कोई हैवी साउंड, वॉल्स इज लाइक अ हैवी साउंड, गोरमे, ठीक है, इस तरह के साउंड्स जो हैं वो बड़ा एक एसोसिएट हो जाती हैं। अच्छा, अब आप हैरान होंगे, कुछ कंपनीज ने अपने नाम जैसे फ्रूट्स पे रखे हुए हैं, जैसे एप्पल। अब जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल लॉन्च की, ही वाज लाइक वर्किंग ऑन एन एप्पल फॉर्म एंड ही थॉट अबाउट दैट नेम बिकॉज एप्पल इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट पॉपुलर फ्रूट, और बड़ा एक कॉमन सा नाम है, एप्पल लोगों के जहन में बैठ जाता है। अच्छा, इस तरह ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी का नाम एक और कंपनी है जो नेम सजेस्टिंग कंपनी है, यू शुड बी you should get the idea कि so many businesses are actually dwelling on success of some other business। तो name suggestions companies जो हैं, जैसे लेक्सिकॉन है, उसने ये सजेस्ट किया था ब्लैकबेरी का नाम, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेरी, उसने इस तरह किया कि बेरीज आर एक्चुअली स्मॉल, और जब टू बेरीज बीज आ जाएं तो इट्स समथिंग दैट्स लाइट एंड क्रिस्प सजेस्टिंग स्पीड। तो ब्लैक बेरी, वो इतना फेमस नाम हुआ और लोगों ने उसको पसंद किया और सबके मुंह पे भी वो नाम चढ़ गया। अच्छा, उसके बाद परसेप्शन का यूज ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज में इस तरह भी हो सकता है कि जिस तरह ब्रांड एक्सटेंशन कर देते हैं, आप अपने ब्रांड का नेम जो है किसी और प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर लगा लेते हैं, इस तरीके से कि लोग उस ब्रांड की जो ओरिजिनल चीज है उसको चूंकि प्रेफर करते थे, तो वो नई चीज को भी उस तरीके से प्रेफर करेंगे। जैसे लेवी स्ट्रॉस ने अपना जो लिवाइस का नाम है वो अपनी मैन सूटिंग के ऊपर भी इम्पोज कर दिया। फिर को ब्रांडिंग भी हो सकती है कि दो ब्रांड्स को इस तरह टुगेदर पुट अप कर दें कि वो एक प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है। और जैसे इंटेल इनसाइट कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स, इंटेल इज अ प्रोसेसर विद वेरी फेमस, कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स साथ मिला के, कॉम्पैक्ट में नॉट बी दैट फेमस लेकिन इंटेल का नाम से मिला के वे को ब्रांडिंग से एक परसेप्शन बन जाएगी कि ऑब्वियसली देयर इज एन इंटेल प्रोसेसर और वो कंप्यूटर यूज किया जाएगा। पुअर फिट भी हो सकता है, जैसे हार्ले डेविडसन ने कोशिश की कि वो अपनी केक डेकोरेशन में उसका नाम आए, लेकिन वो बड़ा, क्योंकि हार्ले डेविडसन और केक आपस में मैच नहीं कर रहा था। हार्ले डेविडसन इज मोर अबाउट फ्रीडमनेस, रगेडनेस, एडवेंचरस, बेकिंग और आइसिंग उसका नहीं था, स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं था, तो वो एक फ्लॉप भी हो सकता है। तो परसेप्शन शुड बी यूज वेरी वाइजली इन ब्रांड नेम्स एंड लोगो डेवलपमेंट। How people perceive a logo is also very important for the success of a particular brand. अब जैसे आपके सामने ये लोगोस हैं, अब ये कंपनीज ने क्या किया, अपने लोगोस रिसेंटली चेंज किए इन पास्ट 10 years or so, ठीक है। देयर इज अ होल साइंस बिहाइंड दैट। ये देखा जाता है कि जो लोगोस हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से जो क्राइटेरियाज हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिस तरीके से उसका फॉन्ट है, उसकी सिमेट्री है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। एक स्टडी से साबित हुआ कि जो लोगोस जिस तरह जो ज़्यादा नेचुरल होते हैं, बहुत ज़्यादा एलैबोरेट भी नहीं होते और बहुत रिड्यूस भी नहीं होते, और उनमें एक सिमेट्री होती है, उन उस तरह के लोगोस को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो नेचुरल किस्म के लोगोस जिसमें नेचर का थोड़ा सा अमल दखल होता है, वो ऐसी चीज़ों को डिपिक्ट करते हैं जो ज़रा एक्सपीरियंस्ड किस्म की चीज़ें होती हैं, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, हमारे यूज़ में ज़्यादा आती हैं। एलेबरेट लोगोस जो हैं वो बताते हैं कोई कॉम्प्लेक्स किस्म का आइटम है, और सिमेट्रिकल लोगोस जो हैं वो जो विजुअली बैलेंस्ड होते हैं, तो लोग उनको ज़्यादा प्रिफर करते हैं। फिर लेटर्स, हर लेटर जो अपना फॉन्ट हम यूज़ करते हैं और टाइप फेस जो यूज़ करते हैं उसको लिखने में, वो बड़ा अहम अमल दखल है, उसके पीछे एक पूरी साइंस है, ठीक है। और अब कोई ऐसा किस्म का, कोई स्क्रिप्टेड किस्म का फॉन्ट है फॉर एग्जांपल, तो वो आप किसी माउंटेन बाइक पे नहीं लिख सकते, वो किसी फाउंटेन पेन के आप उस पे ज़रूर लिख सकते हैं एड पे, या उसके ऊपर जो उसका लोगो या उसके पैकेजिंग है, ठीक है। और डिफरेंट मीनिंग्स लोग असाइन करते हैं डिफरेंट फॉन्ट्स के साथ और डिफरेंट लोगोस के साथ। सो यू सी एंड सर्च द इंटरनेट कि ये जो लोगोस अपडेट किए हैं कंपनीज ने, डू यू थिंक कि क्या इनका ज़्यादा कोई फ़ायदा हुआ है उनको, या ये बैकफायर कर गया उनका ये डिसीजन। टू कंटिन्यू विद परसेप्शन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, लेट्स सी कि मीडिया स्ट्रेटजी में परसेप्शन का किस तरह आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि जी जो एक्सपोजर प्रोसेस है वो ज़्यादा सिलेक्टिव होता है और कम रैंडम होता है, तो द कंपनीज हैव टू डिसाइड कि उन्होंने अपनी मीडिया में कहाँ पे प्लेस करना होता है, ठीक है। इंक्रीजिंगली मोर एंड मोर मार्केटर्स आर लुकिंग फॉर दोज मैचिंग मीडियाज जहाँ पे उनकी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा
वो मैच कर जाए उस पर्टिकुलर कंटेंट के साथ, ठीक है, और कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट भी हाई हो। और अगर कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट किसी कंटेंट में हाई होगी तो वो जाहिर है उसका उस प्रोडक्ट को ज़्यादा मीडिया एक्सपोजर मिलेगा और उनकी वो ये वाली स्ट्रेटजी ज़्यादा बेहतर तरीके से चल सकती है। अब जो हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स होती हैं वो उनके एड्स वहां पे प्लेस करने चाहिए जो उससे ज़्यादा कंटेंट्स उससे रिलेटेड कंटेंट्स बना रहे हैं। जिस तरह हमने बात अभी लेक्सिस की शुरू में बात की थी पिछले लेक्चर में, ठीक है, कि जी उन्होंने उसको ब्लैक पैंथर मूवी के अंदर जो मार्वल की एक बड़ी सुपरहिट मूवी थी उसके अंदर उन्होंने प्लेस किया। क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाह रहे थे कि उनकी कार इतनी रिलायबल भी है और वो उसके साथ जो वो एक थ्रिलर और एक एडवेंचरस किस्म के जो एक्शंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह टारगेट मार्केट जो डिफाइंड करती हैं एज से, एथनिक ग्रुप से, सोशल क्लास से या फैमिली लाइफ साइकिल से, यानी डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं उनके मीडिया प्रेफरेंसेस देखी जाती हैं और फिर उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट्स के एड्स जो हैं वो प्लेस किए जाती हैं। इस तरह ये भी पहले जैसे जिक्र किया था कि वीडियो गेम प्लेयर्स जो हैं वो ज़्यादातर यंग्स होते हैं और मेल्स होते हैं। उनके जो है जो खाने पीने के शौक है, जैसे बर्गर किंग है फॉर एग्जांपल, वो वीडियो गेम्स के अंदर अपने बहुत सारे एड्स चलाता है, ठीक है। वहां पे प्रोडक्ट प्लेसमेंट इसलिए की जाती है कि वो उससे रिलेटेड सेगमेंट जो है वहां पे अवेलेबल है। तो ये एक बड़ा डायनेमिक किस्म का प्रोसेस है जिसमें जो मार्केटर्स हैं वो मीडिया स्ट्रेटजीज जो है वो वक्त के साथ साथ जो चेंज होती जा रही हैं वहाँ पे हाई इन्वॉल्वमेंट अपनी प्रोडक्ट्स उस उधर ही अटैच करते हैं। फिर एडवर्टीजमेंट में ये भी बड़ा ज़रूरी है कि जब एडवर्टीजमेंट आप बना रहे होते हैं, ठीक है, तो आपको उसके दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक, यू हैव टू कैप्चर द अटेंशन, ठीक है, जो हमने कहा था कि बेसिकली एक्सपोज द फर्स्ट प्रोसेस, लेकिन सेकेंडली यू हैव टू कन्वे सम मीनिंग। अब अनफॉर्चुनेटली अक्सर ये दोनों चीजें जो हैं ये एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही होती हैं कि आप या तो कैप्चर कर सकते हैं अटेंशन बाय फॉर एग्जांपल यू हैविंग अ सम ब्यूटीफुल मॉडल इन अ एड, इन अ मोटर बाइक एड, जैसे आप अक्सर देखते हैं, वो एक कैप्चर अटेंशन करने का एक तरीकाकार होता है, लेकिन यू हैव टू कन्वे द मीनिंग एज वेल। ऑब्वियसली बाइक चला के दिखाना या बाइक की जो प्रॉपर्टीज हैं सारी वो आपने ऐड में किस तरीके से दिखानी है, यहाँ पे एक बड़ा जिसे कहते हैं डायलेमा सा क्रिएट हो जाता है। तो इधर फिर क्या कर सकते हैं कि जो मार्केटर्स हैं वो किसी तरीके से उन दोनों स्ट्रेटेजी को आपस में मिक्सअप करने की कोशिश कर सकते हैं कि उसके अटेंशन भी ग्रैब हो जाए और फिर एक जो मैसेज है वो भी उधर चला जाए, ठीक है। लेकिन समटाइम्स यू कैन नॉट ऑलवेज डू समथिंग दैट यू विश के जी जैसे ह्यूमर का इस्तेमाल करना या सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल करना हर दफा ये कामयाब स्ट्रेटजी नहीं होती। आपको प्रोडक्ट भी देखनी पड़ती है और आपको अपना जो सेगमेंट टारगेट सेगमेंट है वो भी देखना पड़ता है। जैसे अगर आप इंश्योरेंस का ऐड बना रहे हैं तो एक बड़ा अनरिलायबल किस्म का ऐड बनेगा अगर आप उसमें ह्यूमर यूज करेंगे, वो इंश्योरेंस इज रिलेटेड टू एक्चुअली डेथ, तो डेथ में ह्यूमर का तो यूज नहीं हो सकता, तो इंटरप्रिटेशन नेगेटिव भी हो सकती है। अगर आप अब आपने देखा यूफोन ने बहुत अच्छी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी विद ह्यूमर चलाई, ऑब्वियसली उसने उस चीज को टारगेट इस तरह किया कि वो एक नेगेटिव परसेप्शन वहां पे ना कायम कायम हो। अच्छा, फिर पैकेज डिजाइन एंड लेबलिंग, दिस अ फाइनल टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। पैकेज डिजाइन एंड लेबलिंग की परसेप्शन के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, ठीक है। जैसे हमने पहले कहा था ब्राइट कलर्ड पैकेजेस हों या टॉल पैकेजेस हों या अनयूजुअल शेप्स हों, वो काफ़ी अट्रैक्शन गेन करते हैं, बड़ी मीनिंगफुल, आप उधर मीनिंग उसमें कन्वे कर सकते हैं और कंजम्पशन पे इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जैसे कैन ऑफ सोडा आपके सामने है डाइट कोक का, लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला, अब दोनों में वॉल्यूम सेम है, लेकिन जो राइट साइड वाला कैन है वो ज्यादा ज्यादा लगता है क्वांटिटी उसमें। अच्छा, इसमें ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि अक्सर लोग चीजें जो हैं वो जैसे हमने बात की इन कंट्रास्ट देख रहे होते हैं, तो परसेप्चुअल डिफरेंसेस क्रिएट करने के लिए यू नीड टू हैव अ रेफरेंस पॉइंट ऑफ अ प्रीवियस प्रोडक्ट। तो जो प्रीवियस प्रोडक्ट का जो रेफरेंस है वो ऑब्वियसली वो पुरानी कोक का है और फिर नई कोक, तो ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कोक सा फर्स्ट टाइम और राइट साइड वाला जो आप पैकेज है वो उसको लॉन्च करता तो लोग उस तरीके से चीज नहीं सोचते। इसीलिए जो कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट्स बना रही होती हैं दे हैव टू कीप ऑन चेंजिंग देयर स्ट्रेटजीज। तो एक ही स्ट्रेटजी लेके यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि कस्टमर्स जो है वो उनका इंटरेस्ट जो है वो आपकी प्रोडक्ट में कायम रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर परसेप्शन, ठीक है। टॉपिक ऑफ परसेप्शन इसको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मार्केटर्स
टू इन्फ्लुएंस द परसेप्शन ऑफ देयर पोटेंशियल कंज्यूमर्स। और जितनी पॉजिटिव परसेप्शन होगी किसी प्रोडक्ट के बारे में, जितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी किसी प्रोडक्ट में, उतना ही ज़्यादा आपकी ऑब्वियसली सेल्स पे और लॉयल्टी पे जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा।